जय मिथिला। आज हम बीएसटी का ना 4, 5 और 6 चैप्टर खत्म कर देंगे। पहला वीडियो में 1, 2, 3 का ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, जिसमें आपको रिपीटेड और उसके बाद जो है ना आपको एनसीईआरटी का भी पूरा एनसीईआरटी पूरा कवर कर दिए हैं। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट है वो हम दे दिए, अर्थात कि जितना भी वीबीए है वो हम कवर अप कर दिए। हर एक चीज़ से ले गए, मॉडल पेपर से, बुक से, एनसीईआरटी से, और उसके बाद क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, सब जगह से लेके हम आपको क्वेश्चन तैयार किए, जिसमें 3 चैप्टर में 30 से 32 क्वेश्चन है। देखिए इसमें से कितना का जवाब दे पाते हैं। पहला जिसमें है क्या, प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट ऑफ, यह कौन बोला हुआ था कि नियोजन ना भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया है, भविष्य को पकड़ने के लिए नियोजन बनाया गया। सही बात है, भविष्य के लिए ही नियोजन बनाया जाता है, तो वो बोला हुआ था एलेन के द्वारा ही कहा गया है। ठीक, देख कितना जवाब दिया आपको कमेंट जरूर करिएगा, उससे हमको पता चलेगा कैसी तैयारी है। हमको नहीं लगता पूरा का पूरा आप बना पाइएगा, 100% नहीं बना पाइएगा। एक गुड प्लान लीजिएगा, एक अच्छी योजना क्या रहता है, उसमें फ्लेक्सिबल रहता है, रिजिड नहीं रहना चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं रहना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ये अच्छा प्लान नहीं है। प्लान ऐसा है कि लोचपूर्ण रहना चाहिए। तीसरा, प्लानिंग इज नियोजन क्या होता है आपको, सही बात है, लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है, मिडिल टर्म भी होता है, मतलब क्या डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, इनका ये हो गया। 4 नंबर देखिए क्या बोल रहे कि 4 का देख लीजिए क्या है, ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी प्लानिंग इज द, नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का क्या है आपको भाई, प्रबंध कार्य जब 5 को पढ़े हुए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो प्लानिंग हमारा क्या है, क्या होता है आपको बताइए। प्लानिंग हमारा क्या होता है कि शुरू में भी किया जाता है और लास्ट, मतलब बिगिनिंग और एंड दोनों है, याद रखिएगा। प्लानिंग बिगिनिंग और एंड दोनों है। प्लानिंग शुरू में भी करते हैं, लास्ट में भी करते हैं कि अच्छा चलिए 5 लाख रुपए कमाए, हम सोचे हुए तो 6 लाख कमाए, लेकिन 5 लाख कमाए किस कारण से। ठीक, प्लानिंग करना पड़ता है, हमेशा प्लानिंग करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, ऑल द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर, मतलब जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं नियोजन। प्लानिंग नियोजन क्या है आपको 6 में, नेसेसरी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है, अननेसेसरी अनावश्यक है, या वेस्टेज ऑफ मनी है। तो आपको नेसेसरी आवश्यक है, करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। 7 नंबर देखिए, टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के बजट हैं, आपको कितने प्रकार का बजट है, आपको 4 प्रकार के बजट है। टाइप्स ऑफ बजट आर 4 प्रकार के। 7 हो गया, प्लानिंग रिजल्ट इन डिक्रीजिंग, प्लानिंग रिजल्ट इन डिक्रीजिंग, इसका हिंदी देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, फ्यूचर अनसर्टेनिटी, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोल। मतलब क्या हो गया कि प्लानिंग जो है नियोजन, नियोजन का परिणाम घटता रहता है, घटता रहता है। कब कब रहता है, क्योंकि घटता, सही बात है, प्लानिंग का रिजल्ट ना घटते रहता है, क्यों, क्योंकि फ्यूचर हमारा अनसर्टेनिटी है, मतलब भविष्य में क्या होगा क्या नहीं वो कोई भी नहीं से कह सकता है। हम तो सोचे थे 1 महीना में 1 लाख माल बेच देंगे, ये हम प्लानिंग के होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो जाता रहता है, कम हो जाता है, मतलब फ्यूचर प्लानिंग का रिजल्ट जो है आपको डिक्रीजिंग आता है, क्यों, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेनिटी है। ठीक, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तब थोड़े ना आएगा, कंट्रोलिंग अच्छा से करेंगे तब तो बढ़िया से इंक्रीजिंग ही आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन समझने वाली बात। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ प्लान, इनमें से कौन प्लान से रिलेटेड नहीं है, इनमें से कौन प्लान से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ प्लान, निम्न में से कौन प्लान से रिलेटेड नहीं है। बजट भी है, सही बात, प्रोसीजर भी रहता है उसमें, प्रोग्राम भी रहता है, मोटिवेशन को प्लानिंग से लेना देना नहीं है। ठीक, प्लानिंग क्या होता है, सिर्फ सोचने का रहता है, उसके बाद उसका जो कंट्रोलिंग रहता है, ऑर्गेनाइजिंग रहता है, स्टाफिंग, ये सब मतलब काम, उसमें काम करना पड़ता है, फिजिकली वर्क होता है। लेकिन प्लानिंग सिर्फ सोचते हैं ऑन द वर्क, अच्छा हमको 1 लाख रुपये कमाना है। ठीक, नहीं, फिर काम करने में मोटिवेशन का जरूरत होता है, लेकिन वैसे नहीं। 10 का देख लीजिए, द स्टेप और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसीजर, संगठन प्रक्रिया का कदम है, कितने प्रक्रिया का कदम है, 6। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, संगठन प्रक्रिया में निहित है, क्या निहित है आपको देख लीजिए, तो आपको सामान्य कार्य का सामूहिकरण, सही बात है, कार्य का विभाजन भी। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मतलब क्या, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिटिकल वर्क, सही बात है। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कामों का
विभाजन करो, किसको कौन कौन काम दिया जाएगा, किसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। असाइनिंग वर्क टू एप्रोप्रिएट प्रथा, किस आदमी को कौन सा काम देंगे, काम का भी विभाजन करो कि ये काम होगा, ठीक। और किस आदमी को काम देंगे ये भी किस में देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में देखते हैं, अर्थात ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, किस संगठन में कोई पक्षपात नहीं होता है, कौन से संगठन में होते हैं आपको, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब औपचारिक संगठन, जैसे कि मान लीजिए औपचारिक संगठन किसी से बात करना है, जैसे मान लीजिए मोदी से बात करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट मोदी से नहीं बात कर सकते, मुकेश अंबानी से बात करना है तो मुकेश अंबानी डायरेक्ट नहीं बात कर सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले उससे नीचे आदमी के पास जाना पड़ेगा, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे करते करते तब जाके हम एक बड़े पदाधिकारी से मिलेंगे, उसको बोलते हैं फॉर्मल, ठीक। ये होता है 12 नंबर हो गया। डिपेंड ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज, 13 नंबर देख लीजिए, डिपेंड ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, कर्मचारी का मन करता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, समझे। ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या, मान लीजिए अपना लोग दिल्ली में रहते हैं और 4 दोस्त बिहारी बन गए, वहाँ पे जो ग्रुप बन जाएगा कोई भी चीज़ का, तो उसको बोलेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। बिना मतलब का बन जाते रहता है। कोई जाति है एकदम पूरा जाति का संगठन नहीं बना रहता है, जैसे हिंदू है पूरा तो हिंदू का संगठन रहता है, बजरंग दल, तो ये होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए आपको फॉर्मल नहीं करना पड़ता है। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब मान लीजिए कोई जाति वाला मिलके करे या कोई एक जैसा सोच वाला आदमी जो मिलके काम करता है ना, उसी को बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो मुस्लिम सबका ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू का है, सिख का है, क्या 14 नंबर की, इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी आर, अनौपचारिक संगठन की दशा में सताई होती है, क्या रहता है आपको देखिए, डिसेंट्रलाइज रहता है, नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी नहीं। मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि मान लीजिए कि 10 आदमी मिल के बोले ना, दिल्ली में रह रहे हैं 10 बिहारी मिल के एक ग्रुप बना लिए, उसको बोलेंगे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब मान लीजिए बिहार में है, एक जाति ले लीजिए, मतलब छोट जाति ले लीजिए, छोट जाति अपना अति बना लेगा, कमिटी बना लेगा, जिसको बोलेंगे कौन सा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या इसमें डिसेंट्रलाइज रहता है कि तुम्हारा काम ये रहेगा, तुम्हारा काम ये नहीं, 10 गो आदमी ग्रुप बन गया, वही हो रह गया, सब एक समान रहता है उसमें। डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं रहता उसमें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं रहता है, सेंट्रलाइज भी नहीं रहता, किसी एक हाथ में नहीं रहता है, समझे। उसका क्या है, नॉन ऑफ दी, मतलब इसमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। 15 में देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर, अपने आप जो बन जाता है उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, बोलिए, तो आपको उसको बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, मतलब कि अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, किस काम में वर्क में नहीं कर किया जा सकता है आपको, तो ये हो जाएगा आपको सीक्रेट वर्क में। कोई चीज़ सीक्रेट वर्क रहता है, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान वाला को उड़ाना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, सीक्रेट वर्क देता पड़ता है। उसमें जो अथॉरिटी देता है, अधिकार जो देता है, उसमें आपको ये नहीं बोलता तुम्हारा ये काम है, तुम अपने आप, मतलब मान लीजिए तुमको गोली मारेगा तो तुम हमसे नहीं पूछना, अपने आप मार देना, ऐसा तब इस टाइप का नहीं रहता है। उसमें क्या रहता है, अथॉरिटी जो है आपको डेलीगेट नहीं करता, मतलब अधिकार का हस्तांतरण नहीं करता है, तुम्हारा जो काम है करना पड़ेगा। अधिकार हम दे दिए तुमको, तो तुम आप फैसला भी ले सकते हो अपने आप का, इसका मतलब कि ये होगा। हम तुमको ड्यूटी दे दिए, काम दे दिए, दूसरा बात है, अगर तुमको अधिकार दे दिए तो तुम उसका दुरुपयोग भी कर सकते हो, ठीक। हम तुमको बोलेंगे उसको पकड़ के लाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ड्यूटी दे दिए तुमको, लेकिन तुमको अधिकार दे दिए पूरा, हाँ तुम पूरी तरीके से छूट हो, तुम जैसे पकड़ो तुम गोलियों मार के पकड़ सकते हो उसको, तो ये होता है अधिकार दे देना, तो वो अधिकार नहीं दिया जाता है सीक्रेट वर्क में, ठीक। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। क्या क्या रहना चाहिए इसमें, तो ये देख लीजिए आपको 17 में, आपको अथॉरिटी भी दो, अधिकार भी दो, सही बात। हम काम दे दिए तुमको, 1 लाख रुपये कमाना है 1 महीना में, 1 लाख का, सॉरी 1 लाख का माल बेचना है 1 महीना में, हमको दो 1 लाख कमा के, बोला गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, हम आपको 1 लाख का अति कर देंगे, लेकिन उसको हम अथॉरिटी नहीं देंगे, अधिकारी नहीं देंगे, बोलेंगे तुम जो है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का माल नहीं बेचोगे, 85,000 का माल बेचो 1 लाख रुपये दो, तो होगा नहीं ना। अरे एक कुछ काम करेगा तो हमसे पूछ के करना, ऐसा नहीं होता है। उसको बोल दिए, उसको काम समझा दिए, बोले देखो तुम यहाँ से माल खरीद लेना, पैसा सबका टेंशन मत लो, यहाँ से माल खरीद लेना, और देखो तुम्हारे नीचे जितना काम कर रहा है उसका गारंटी तुम्हारा है काम करवाना। सोनू बोलेगा आप नीचे वाला काम नहीं कर रहे हैं तो हम 1 लाख रुपया कैसे देंगे आपको 1 महीना में कमा के, इस टाइप का कोई भी कंप्लेन नहीं आना चाहिए, ठीक। ये होता है आपको कि मतलब इस सब टाइप का कोई भी
कंप्लेन नहीं आना चाहिए। तो ये हो जाता है, मतलब अथॉरिटी भी दो उसको कि कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाओ, नए आदमी को लाओ। अधिकार देंगे तब ना कमा के देगा। देयर इज नो डिसिप्लिन, अच्छा बनाने के लिए, इफेक्टिव, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, इफेक्टिव बनाने के लिए। देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसिप्लिन नहीं रहता आपको, तो आपको देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में अनुशासन नहीं है। कौन संगठन में अनुशासन नहीं है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो बी होगा आंसर यहाँ पे फॉर्म। अनौपचारिक, हिंदी में लिखें सही। 19 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, निम्न में से कौन सा अधिकार हस्तांतरण तत्व नहीं है? एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन 3 गो होता है, कौन कौन? अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, मतलब ये तीनों है। इसका मतलब क्या हुआ? डी नंबर नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। 20 का देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन, स्केलर जो चेन रहता है, श्रृंखला, कौन सा फॉलो नहीं करता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब तुमको मोदी से मिलना है तो ये आपको ये नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहता मोदी का, तो आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं उससे। कौन सा स्केलर? स्केलर चेंज मतलब क्या? आपको इससे बात करना पड़ेगा, मान लीजिए इससे मिलना है आपको, मुकेश अंबानी से मिलना, मुकेश अंबानी से, उसके नीचे वाला से बात करना पड़ेगा, फिर उससे नीचे, उसके नीचे, उसके मतलब एक चेन में जाना पड़ेगा, जिसका नाम होता है स्केलर चेंज बोलते हैं, स्केलर चेन। ठीक, कौन सा नया ऑर्गेनाइजेशन करता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनबे करता है बिना मतलब से, फिर तो बिना मतलब का जो बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन। 21 में, एक टॉल स्ट्रक्चर है जो एक ऊंची संरचना में है, क्या रहता है? नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रहता है, क्या रहता है आपको? प्रबंध का संकीर्ण कार्य रहता है, सही बात है। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का अर्थ समझिए क्या होता है, कि देखिए मतलब क्या, आपके नीचे में ना काम करने वाला आदमी कम रहता है, ठीक, इधर ने आपका, और वो आपका जो अधिकारी रहता है उसमें 50 को नहीं रहता अधिकारी, एगो आदमी आपका अधिकारी रहेगा, आपको उसी को रिपोर्ट करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, उत्तरदायित्व होता है किसका? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, उत्तरदायित्व होता है 22 में देख लीजिए, उत्तरदायित्व होता है किसका? ऑफिसर का होता है, याद रखिएगा इसका। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहता है ऑफिसर का। अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीकेटेड, सीक्रेट वर्क बताए थे। रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के जीवन में भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट क्या होते रहता है आपको ये बताइए? रिक्रूटमेंट क्या होते रहता है? कंटिन्यूस होते रहता है। 25 में देखिए आपको, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व, कर्मचारी के विकास में सम्मिलित है, क्या विकास में सम्मिलित है आपको? तो ट्रांसफर भी होना चाहिए उसका, ट्रेनिंग भी होना चाहिए, प्रमोशन भी होना चाहिए, क्या एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में, मतलब ऑल हो जाएगा इसका। 26 हो गया, छब्बीस में देखिए, मेथड ऑफ 23, 24, 25 हो गया, 26 में देखिए, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का कितने मेथड है आप ये बताइए? तो आपको जॉब रोटेशन ट्रेनिंग में पढ़े होंगे, ऑन द जॉब भी रहता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तीनों पढ़ा दिए हम, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। एम्प्लॉयज ट्रेनिंग, कर्मचारी का प्रशिक्षण है, क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयज ट्रेनिंग इज क्या होना चाहिए? कितना 27 में? तो अननेसेसरी, अनावश्यक नहीं बात है, कंपलसरी ये भी नहीं होना चाहिए, नेसेसरी मतलब होना चाहिए, एम्प्लॉय का ट्रेनिंग होना चाहिए, ये नेसेसरी यानी आवश्यक है, तब अच्छा से काम करेगा। मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन, क्या होता है आपको? नेसेसरी रहता है, वेस्टेज रहता है, नन ऑफ दीज, या इन्वेस्टमेंट होता है ये, ठीक। स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व किसका रहता है? नियुक्तिकरण कौन करते हैं? स्टाफिंग कौन करते रहता है आपको? तो टॉप लेवल भी कर सकता है, मिडिल लेवल भी, और जूनियर, मतलब कि तीनों लेवल पे स्टाफिंग हो सकता है, कर सकता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे कर्मचारी की जरूरत होगा वहाँ पे करेगा। मुकेश अंबानी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चाहिए तो वो कर देगा टॉप लेवल का, नीचे में चाहिए किसी को कर्मचारी तो वो करेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना, तो हर लेवल पर होता है। 30 में देख लीजिए आपको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व, मानव संसाधन प्रबंधन में क्या इंक्लूड है? रिक्रूटमेंट, सही बात ये भी है, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 31 में देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व, मानव संसाधन प्रबंधन में क्या इंक्लूड है? रिक्रूटमेंट, सही बात ये भी है, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 32 में देखिए,
31 में देखिए, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, कर्मचारियों का चयन होता है, इसमें से क्या लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। स्टाफिंग इज, नियुक्तिकरण क्या आपको पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन का भाग है, सही बात है। स्टाफिंग फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, कर्मचारी प्रबंधकारी है, ये भी सही बात है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध का कार्य है, ये भी है, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका भी आंसर। कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे आप DM करिए। थैंक यू सो मच।